नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज चर्चा करने जा रहा हूं भारत की एक ऐसी कूटनीति की जिसकी अपेक्षा संभवतः तुर्की ने हमसे नहीं की होगी कि हम इस हद तक चले जाएंगे। किस हद तक चले जाएंगे, आइए आज बताते हैं कि किस तरह भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को एक एक करके जवाब दे रहा है। शुरुआत में जिस तरह के ड्रोन भेजकर इन्होंने माहौल बनाया कि भारत के एयरबेस पर हमने चोट पहुंचाई, हमने वहां जाकर बताया कि सब सुरक्षित है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर और चीन के साथ मिलकर जिस तरह की डिप्लोमेसी करने का प्रयास कर रहा था, लगातार साथ जुटकर पाकिस्तान के तुर्की अपने आप को मुसलमानों का नया मसीहा बना रहा था। उस तुर्की को हमने अपने स्तर पर काफी बढ़िया से रिएक्शंस दिए हैं। चाहे भारत के अंदर टर्किश कंपनियां हो या फिर भारतीय यात्री जो तुर्की जाने की सोच रहे हो, उन सभी टूरिस्ट को रुकवा दिया गया। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए जो भी किया उस पर हमने ऑलरेडी आपके साथ एक सेशन किया हुआ है। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम क्यों है, इस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया है। फिर भी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो भविष्य में एक और सेशन लेकर आ जाएंगे। फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, भारत ने तुर्की को जवाब देते हुए उसके प्रोडक्ट्स और कंपनियों को भारत के अंदर बैन करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच में कूटनीति एक कदम और चढ़ती है। तुर्की को जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है उसका नाम है साइप्रस। जिस तरह भारत के लिए पाकिस्तान है, जिस तरह से अर्मेनिया के लिए अजरबैजान है, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल हैं, बिल्कुल वैसे ही तुर्की और साइप्रस की कहानी है। आज के सेशन में मैं आपको उसी साइप्रस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तुर्की उस पर खूब प्रयास करता है कब्जा करने का, लेकिन कर नहीं पाता है। आज सूचना है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब G7 के लिए कनाडा जा रहे होंगे तो फिर वो साइप्रस होते हुए जाएंगे। इसीलिए आज के सेशन में साइप्रस, भारत के प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा खास हो जाती है। और इसी के साथ हम समझेंगे कि तुर्की और साइप्रस के बीच में आफ्टर ऑल कलेश क्या है। आफ्टर ऑल ये साइप्रस है कहां, और इत्तू सा देश जिसे ढूंढने के लिए हमें गूगल लेंस का यूज करना पड़े या जूम करना पड़े, वो देश भारत में 10वां सबसे बड़ा FDI का स्रोत बना हुआ है। एक इतना सा देश जिसे भूमध्य सागर में बैठा देखकर ऐसा लगता है कि ये भूमध्य सागर के पूर्व में एक ऐसा आइलैंड है जो कि एशिया के पश्चिम पर नजर बनाए रखता है। इतना खास आइलैंड कि वहां से सामने देखो तो इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन सब नजर आते हैं। यही कारण है कि यह साइप्रस दुनिया के प्रमुख देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बहुत खास रहा है। इतना खास कि ये लोग यहां पर अपना डेरा डालकर बैठे रहते हैं। तो आज के सेशन में इस आइलैंड की चर्चा करेंगे, इस आइलैंड रूपी देश की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी चर्चा कर लेते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन है बातें बाजार की। उस एप्लीकेशन पर हमारे द्वारा पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट का एक बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है। अगर आप भी चाहते हैं अपने लिए पोर्टफोलियो प्लान करना, आप जाकर उसे अवश्य एक्सेस करें। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर अगर आप बेसिक समझ विकसित करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, किस तरह डीमैट अकाउंट होते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, आप जाकर हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है उसे एक्सेस कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड की बेसिक समझ कि किस तरह म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश किया जाता है, उसके लिए भी हमारा एक बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला ऐप पर जाकर आप हमारे जो पढ़ने लिखने वाले कोर्सेज जिनके माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी हो सकती है, आप उसमें भी जाकर अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में साझा होने के लिए जाने वाले हैं। अब ये G7 की पहले कहानी सुन लो, क्योंकि भारत की मीडिया में G7 की न्यूज बड़ी चर्चा में रही है। हो भी क्यों ना, इस बार का G7 कनाडा में जो हो रहा है, और कनाडा और भारत के बीच जो चला है वो पिछले साल प्रमुख सुर्खी रहा है। क्योंकि कनाडा के अंदर जिस तरह से वहां की सरकार ने खालिस्तानियों के समर्थन में माहौल बनाकर रखा था, जिस तरह से वहां के प्रधानमंत्री लगातार खालिस्तानियों के कारण भारत से झगड़ रहे थे। फिलहाल वो प्रधानमंत्री वहां पर नहीं बचे, लेकिन भारत की कनाडा यात्रा तय हो गई है।
आज उसी G7 की चर्चा भी थोड़ी सी कर ली जाए, जिस G7 से यह कहा जा रहा था या ये उम्मीद की जा रही थी कि संभवतया भारत को उसमें इनवाइट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कनाडा में होस्ट हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में सबसे पैसे वाले देशों के अगर समूहों को नाम दिया जाए तो ब्रॉड लेवल पर उसे G20 में समाहित किया जाता है, लेकिन उसको छोटे लेवल पर अगर बात की जाए, दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहले कभी G8 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2014 में जब से रूस को इन्होंने बाहर निकाला, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के 7 देश एक साथ मिलकर दुनिया का फेथ डिसाइड करते हैं कि भविष्य क्या होगा। इन देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल हैं। ये यूरोप और अमेरिका के द्वारा लीड किया गया समूह है। अक्सर जब ये मीटिंग करते हैं तो अपने समकक्ष या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपने साथ मीटिंग में बुलाते हैं। सदस्यता इन्होंने G20 में दी हुई है। G20 के अंदर बाकी सारे देश इंक्लूडिंग भारत को भी शामिल किया हुआ है, लेकिन अपना एक एलीट क्लब G7 के नाम से चलाते हैं। इसी G7 में फिलहाल कनाडा के अंदर इन देशों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत को हर बार इनवाइट किया गया है। जहां जहां भी G7 हुआ वहां वहां पर भारत को अक्सर बुलाया जाता रहा है। इस बार के G7 में क्योंकि यह कनाडा में हो रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि भारत को नहीं बुलाया जाएगा। ब्लूमबर्ग नाम से एक न्यूज चैनल है, उसने तो यह न्यूज भी चला दी कि मोदी जी को G7 में बुलाया ही नहीं जा रहा है। यह न्यूज 5 तारीख को जैसे ही आई, नेशनल मीडिया में भी जबरदस्त तरीके से छाई कि कनाडा के साथ हमारे इतनी बुरी तरह से संबंध बिगड़ चुके हैं कि हमें कनाडा में होने वाले G7 के अंदर भी इनविटेशन नहीं मिला है। एक ही दिन बीता था, अगले दिन प्रधानमंत्री खुद अपना ट्वीट से जानकारी साझा करते हैं कि मैं बताते हुए बड़ा खुश महसूस कर रहा हूं कि मुझे मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के नए पीएम हैं, उनकी तरफ से कॉल रिसीव हुआ है और मुझे G7 समिट का इनविटेशन दिया गया है। इस इनविटेशन को मैं स्वीकार करता हूं और मैं जल्दी ही कनाडा की यात्रा करूंगा। प्रधानमंत्री ने एक दिन के अंदर ही उस पूरी कहानी पर पूर्ण विराम लगाते हुए इन्फॉर्म कर दिया कि मैं भविष्य में क्या करने जा रहा हूं। ब्लूमबर्ग भी अपनी न्यूज चेंज कर ही लेता है, लिखता है कि सर G7 में जा रहे हैं। चलिए, यह भी होता है। जैसे ही यह खबर और तेज होने लगती है, आज फिर एक नई खबर निकलकर आती है। 6 तारीख के दिन तो यही बड़ी खबर थी, फिर एक और खबर ताजा निकलकर आती है और उस खबर में मेंशन किया जाता है, और खबर में मेंशन होता है कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री साइप्रस रुकते हुए कनाडा पहुंचेंगे। साइप्रस रुकते हुए कनाडा पहुंचेंगे और लौटते समय क्रोएशिया में रुकेंगे। अब यह जानकारी जब बाहर आती है तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आउट होता है, क्योंकि यह सम्मेलन 15 से 17 तारीख के बीच में कनाडा में हो रहा है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री रविवार को जब भारत से रवाना होंगे तो मध्य में पड़ने वाले साइप्रस में पहले विराम लेंगे। साइप्रस यानी कि संडे के दिन साइप्रस में आप होंगे। इसके बाद आप कनाडा निकल जाएंगे और वहां G7 अटेंड करेंगे। लंबी यात्रा है तो मध्य में साइप्रस पड़ेगा, वहां रुकते हुए आप जाएंगे। लौटते में एक बाल्कन कंट्री है, नाम है जिसका क्रोएशिया, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, जो संभवतया इंदिरा गांधी जी के बाद में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यहां पर यात्रा कर रहे होंगे। यानी इंदिरा गांधी जी की यात्रा के बाद क्रोएशिया कोई बाल्कन कंट्रीज में कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया, आप जा रहे होंगे। तो इधर से जाते समय साइप्रस, फिर कनाडा, लौटते समय वहां से क्रोएशिया और फिर इंडिया, इस तरह से यात्रा होगी और ये दोनों देशों के बीच में मतलब काफी अच्छे व्यवहार को विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होगी। भारत से कनाडा जाने के लिए वैसे भी रूट काफी लंबा है। एक साथ में इतना दूर यात्रा करना, लगभग 20-22 घंटे की यात्रा संभव, मतलब 20-22 घंटे की यात्रा है। ऐसे में बीच में रुकने के ऑप्शंस में सामान्यतया यूरोप को ट्रीट किया जाता है। अगर एक साथ में लंबी यात्रा ना करनी हो तो यूरोप में कहीं हॉल्ट लिया जाता है। जनरली ऐसा होता है कि यूरोप के भी अगर आपको यूके, आयरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल यहां जाना हो तो पहले टर्की के अंदर हॉल्ट लिया जाता था। आजकल जब से टर्की के साथ मामला बिगड़ा है तो फिर ग्रीस एंड ऑल इन देशों के अंदर फिर स्टे लिया जाता रहा है, या फिर इधर यहां पे अपने मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ब्रेक ले लिया, फिर यूरोप की यात्रा की जाती रही। और अगर अमेरिका तक पहुंचना है तो उसके लिए यूरोप के अंदर एक हॉल्ट लिया जाता है, क्योंकि 20-22 घंटे की फ्लाइट काफी लंबी हो जाती है। इसका कारण फिलहाल यह नहीं है कि साइप्रस में लंबी फ्लाइट के कारण रुक रहे हैं, कारण यह है कि यहां टर्की को कुछ संदेश देना है। तो
तो टर्की के दक्षिण में ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आइलैंड कंट्री डला हुआ है। इस कंट्री का नाम है साइप्रस। इस साइप्रस को अगर मैं इस तरह जूम करके दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर आप भारत के मैप से चलते हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ यात्रा करते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंचते हैं तो आपको यह देश पश्चिम की तरफ चलते हुए दिखाई पड़ता है। भूमध्य सागर में एक आइलैंड कंट्री के रूप में स्थित है। इतने से देश की भारत की प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं तो यह निश्चित ही बड़ी खबर बन जाता है। देखने में कुछ हद तक गिटार जैसा दिखता है। इस देश को अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ प्रमुख स्थान दिखे हैं। इनमें से निकोशिया नामक जो स्थान है यह साइप्रस की फिलहाल राजधानी है। जब भी साइप्रस को जिक्र में लाया जाता है तो निकोशिया में भारत की यह डील हुई, निकोशिया ने भारत के लिए यह कहा, इस तरह से निकोशिया सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन यह क्षेत्र टर्की के कारण काफी ज्यादा सुर्खी बटोरता रहा है। अब टर्की की क्या कहानी है जो साइप्रस से हमें जोड़कर सुनानी है, तो इसके इतिहास में चलते हैं। इतिहास में जानकारी निकलकर आती है कि 1571 में ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया था। साथियों, 1571 में ऑटोमन साम्राज्य ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था वो सब आपको हल्के येलो कलर में यहां पर दिखाई दे सकते हैं, जिनमें से तुर्की भी एक जगह है। असल मायने में ऑटोमन साम्राज्य को तर्क साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। आज का जो तुर्की है वो अपने आप को उसी ऑटोमन साम्राज्य से कनेक्टेड मानता है। जैसे यूएसएसआर से रूस अपने आप को मानता है, ऐसे ही ऑटोमन साम्राज्य से, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 600 साल से अधिक शासन किया, जिस ऑटोमन साम्राज्य के अंदर कई डिफरेंट एथनिसिटी के लोग या देश निवास करते थे, जिस ऑटोमन साम्राज्य के अंदर यूरोप से लेकर एशिया या अफ्रीका तक जिसका विस्तार होता था, उस ऑटोमन साम्राज्य में जो साम्राज्य का दूसरा नाम था वो तुर्क साम्राज्य था। हालांकि वो तुर्की नहीं था। तुर्की उनमें से एक छोटा सा देश है जो आज भी अपनी लीगेसी को ऑटोमन से जोड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमन एम्पायर जो ब्रिटेन द्वारा बनाया हुआ कोएलिशन था उससे हार गया। परिणाम यही निकला कि यह पूरी तरह से यह क्षेत्र शत विक्षत हो गया। परिणाम में यह भी निकला कि फिलिस्तीन जैसे देश में इजराइल की एंट्री करा दी गई। कुल मिलाकर ऑटोमन का पतन होना इस पूरे क्षेत्र की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार रहा। खैर, हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे कि ऑटोमन का क्या हुआ, लेकिन बस इतना बताना पर्याप्त है कि साइप्रस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था। 1571 से यहां पर कब्जा रहा। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, धीरे धीरे ब्रिटेन सेना, असल मायने में ऑटोमन को हराने से पहले ही ब्रिटिश सेना ने यहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ, उस तक तो ब्रिटिश सेना यहां पहुंच करके ऑटोमन को हटाने का काम कर रही थी। यह कुछ उस समय का ऐतिहासिक मैप है जिसमें आपको दिखाई दे सकता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने 1878 में ही इस जगह पर अपनी रीच बनाना शुरू कर दिया था। देखिए, ब्रिटिशर्स की कहानी बड़ी स्पष्ट थी और वो ये थी कि ये लोग उन समुद्री क्षेत्रों में से यात्रा करते समय जहां से पानी के माध्यम से व्यापार हो रहा है और आइलैंड बीच में है, उन प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया करते थे ताकि इनकी नाविकों को वहां रुकने की इजाजत मिल सके। ऐसे में ही साइप्रस ऑटोमन से इन्होंने कबाड़ लिया था। खैर, इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हो रखा था कि ऑटोमन से ये मतलब जिसको साइप्रस कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन को साइप्रस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से मिला हुआ है। इस तरह की बातें कही जाती थी कि इनके बीच में एक डील हो रखी थी जो कि 1878 में हुई थी। 1878 में हुई इस डील के चलते ब्रिटिशर्स ने साइप्रस पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन सेकंड विश्व युद्ध में जीत कर भी हारा हुआ ब्रिटेन, जिसने दुनिया के जिन जिन देशों पर कब्जा किया हुआ था उन सभी को छोड़ने का निर्णय लिया। जीतकर भी हारा ब्रिटेन, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जर्मनी को हरा करके ये लोग सोच तो रहे थे कि हम जीत चुके हैं, लेकिन ये बहुत बुरी तरह कर्ज में जा चुके थे। परिणाम निकला, इस दुनिया को एक नए लीडर के रूप में अमेरिका मिला। ब्रिटेन जीतकर भी हार चुका था क्योंकि इसके सारे के सारे उपनिवेश इससे आजाद होने के लिए सज्ज थे। और उसी क्रोनोलॉजी में आजाद होने पहुंचा सन 1960 में साइप्रस। 1878 से चला आ रहा ब्रिटिश साम्राज्य 1960 में जाकर के यहां से अंत हुआ और एक नए देश का जन्म हुआ। जैसे ही इस नए देश का जन्म हुआ, किसी का दिमाग दौड़ा और वो था तुर्की। दिमाग उसका यह दौड़ा कि जैसे ही ब्रिटिशर्स यहां से गए, तत्काल प्रभाव से जाकर मैं साइप्रस पर कब्जा कर लेता हूं और इस जगह पर अपना शासन पुराना वाला स्थापित कर लेता हूं, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे हैं।
इस सोच के साथ उसने यहां पर हमले की प्लानिंग 1970s में की और वो इस प्लानिंग में कामयाब भी हुआ। नया नया देश बना था साइप्रस। देखिए ये दुनिया के बहुत से देशों के साथ हुआ है, इंक्लूडिंग अस, हमारे साथ भी तो यही हुआ। 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था वो हमारी एक तरह से समझिए तैयारी ही नहीं थी कि हम ये सोच भी पाए कि हम पर हमले हो जाएंगे। अभी हम इस हैंगओवर से ही नहीं निकल पा रहे थे कि इतने साल तक तो हमारे ऊपर किसी ने शासन किया है, ताजा ताजा आजाद हुए हैं, कोई हमको ही थोड़ी ना चाहेगा कि हम पर हमला किया जाए। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई खेल रहे थे, पंचशील सिद्धांत चला रहे थे, लेकिन इसी बीच में वो आकर हम पर हमला कर दिया। साइप्रस के भी हाल कुछ ऐसे ही रहे। 1960 में आजादी मिली, छोटू सा देश, ना कोई डिफेंस, ना कोई एक्सपोर्ट और ना ही कोई इसके पास डिप्लोमेटिक रीच। लेकिन इस बीच में तुर्की, जो कि लंबे समय से इस पूरी जगह पर नजर बनाए हुए था, इसने यहां पर हमला करने का प्लान किया। इसी बीच में होता यह है कि 1974 में साइप्रस, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, ऐसे साइप्रस के लोगों को साइप्रियाट कहा जाता है ना। तो ये साइप्रियाट्स नेशनल गार्ड की अगुवाई में यहां तख्ता पलट होता है और महाराष्ट्रपति मार्कारोवा को यहां से अपदस्थ कर दिया जाता है। तख्ता पलट को ग्रीस का समर्थन था, दो देश इसको पाने में जुट गए। उनमें से एक ग्रीस, जो कि पड़ोस में ही बैठा है तुर्की के बिल्कुल पश्चिम में, और एक तरफ तुर्की, ये दोनों ही यहां पर अपना प्रयास जुटाने में जुट गए। परिणाम यह निकला कि तुर्की ने यहां पर हमला कर दिया और हमला करके इसके लगभग 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। तुर्की का यहां हमला होता है और आज जो आपको ये येलो पट्टियों में क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये 1974 से तुर्की के पास में है। यूएन यहां मध्यस्थता कराने आता है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये साइप्रस को दो भागों में बांटती हुई लाइन है। उत्तर की तरफ का क्षेत्र तुर्की के कब्जे में है, दक्षिण का क्षेत्र इस समय पर आजाद है, जिसकी राजधानी निकोशिया है। इस आजाद क्षेत्र में अभी भी यूके की फोर्सेस यहां पर आज भी डेरा डाले खड़ी हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की फोर्सेस हैं और इन बेसिस पर यूएस ने अपना डेरा डाल रखा है। मतलब आप सोचिए, इतने से साइप्रस पर कितनों की नजर है। यहां पर जो माहौल है ये ग्रीस के लोगों का है, यानी कि यूनान के लोग यहां पर प्रमुखता से 77% रहते हैं, ईसाइयत को फॉलो करते हैं। उत्तर की तरफ वाले जो देश में लोग हैं ये भगा दिए गए, जो यहां के ईसाई थे उन्हें तुर्की द्वारा भगा दिया गया या मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। 1/3 क्षेत्र पर साइप्रस के लगभग 1/3 क्षेत्र पर तुर्की का कब्जा, बाकी 2/3 में से प्रमुखता से ग्रीस का प्रभुत्व, तीसरा यहां पर यूके और यूएसए का पूरा इंटरफेरेंस, और दुनिया का हर देश चाहता है कि साइप्रस पर हमारी नजर बनी रहे, बिकॉज साइप्रस से मेडिटेरेनियन सी में अपना कंट्रोल स्थापित करना बहुत आसान है। फिलहाल के लिए तुर्की साइप्रियट्स का 18% क्षेत्र, 18% आबादी यहां पर रखी जाती है। इसके चलते तुर्की में, मतलब इसके चलते साइप्रस में काफी समय तक लंबा विवाद रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिस देश ने अपना 1/3 हिस्सा तुर्की के हवाले कर दिया हो, या फिर कहिए कि तुर्की ने जिससे छीन लिया हो, हजारों लोगों को बेघर कर दिया हो, जेल में डाल दिया हो, मार डाला गया हो, उन लोगों में कितनी नफरत तुर्की के खिलाफ होगी। बस उसी नफरत को मजबूती देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर हैं। साइप्रस के लोगों को डिफेंस डील देने जा रहे हैं, यदि यह कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। इतना ही नहीं, यह बताने के लिए सिग्निफिकेंटली तुर्की को भी पर्याप्त होगा कि जिस देश पर तुम सोचते हो कि भविष्य में और एक्सपेंड करके कब्जा कर लिया जाएगा, उसके साथ हम खड़े हैं, और उस देश के साथ हमारा खड़ा होना अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी की यात्रा के बाद तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत की एक सूझबूझ, कूटनीतिक सूझबूझ की तरफ इशारा करती है। ये तमाम तस्वीरें इंगित करती हैं कि यहां पर कैसे यूएस ने, यूके ने साइप्रस के अंदर अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ है या फिर अपनी रीच यहां पर बनाई हुई है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहां पर जो भी वियना कन्वेंशन के थ्रू काम किया गया, उस पर तुर्की का खूब क्रिटिसिज्म हुआ। बात की जाए भारत की, जब भारत साइप्रस की यात्रा पर भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे होंगे तो भारत के साथ उनके बायलैटरल रिलेशंस की भी चर्चा होगी। भारत साइप्रस के साथ 1962 से द्विपक्षीय संबंध रखता है। लगभग $200 मिलियन का 2022-23 में व्यापार कर चुका है। साइप्रस भारत के लिए निवेश के लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत के लिए यहां से, मतलब रिपब्लिक ऑफ साइप्रस से 10%, मतलब टॉप 10 जो इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर, वो साइप्रस के रूट से आते हैं। लगभग 12.64 बिलियन का भारत में 2000 से लेकर 2023 के बीच में जो एफडीआई आया है वो वाया साइप्रस रूट आया है, इसलिए भारत के लिए साइप्रस मायने रखता है। सर, साइप्रस भारत के लिए सोचता क्या है?
तो साइप्रस भी भारत का साथ देता है। जैसे यूएन में भारत की सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हो, यह साइप्रस बैक करता है, यानी कि इनका कहना है कि हां हम आपके साथ हैं, आपको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। फिर चाहे कश्मीर मसला हो, साइप्रस भारत का समर्थन करता है। साइप्रस के राष्ट्रपति भारत 2017 में भी आए थे। उसके बाद भारत ने 17 में इनके इस प्रयास को और इनके समर्थन की सराहना की थी। 2019 में भी साइप्रस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। इसके साथ साथ इसी बीच में यूएस ने साइप्रस के ऊपर लगे हुए हथियार के प्रतिबंध हटा करके इसे तुर्की के सामने लाकर भी ताजा ही खड़ा किया। वर्ष 2022 में साइप्रस पर यह सोच करके कि यहां पर दंगे भड़क सकते हैं, तुर्की के खिलाफ हमला बोल सकते हैं, लेकिन 2022 में यूएस ने साइप्रस के ऊपर लगा आर्म एम्बार्गो कि हथियार तुम खरीद सकते हो, यह परमिशन उन्हें ग्रांट कर दी। साइप्रस आर्म एम्बार्गो से मुक्त हुआ और तुर्की के सामने खड़ा हुआ, जिससे तुर्की आग बबूला हो गया। इसी के चलते भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यहां पर इनसे मुलाकात करते हैं और यूएन में साइप्रस के हद की बात रखते हैं, साइप्रस का पक्ष रखते हैं। यानी जिस तरह से भारत के खिलाफ तुर्की कश्मीर के मामले पर यूएन में बोलता है, हम साइप्रस के मामले में यूएन में बोलते हैं और साइप्रस का साथ देते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें डिफेंस डील तक हम लोगों ने 2022 में टिका दी थी। भारत के विदेश मंत्री ने बकायदा इनकी तरफ से इनको अपना स्टेटस स्पष्ट कर दिया था कि भारत आपके साथ हर तरह से है। आपको निवेश के मतलब विदेशी निवेश के क्षेत्र में जिस तरह का सहयोग भारत का आप कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से आपका डिफेंस में और यूएन में मदद करेंगे। इसी क्रोनोलॉजी में भारत के प्रधानमंत्री यहां जाकर इस रिश्ते को और मजबूती देने जा रहे हैं। ठीक है, 2022-23 में जब यहां नए राष्ट्रपति बने, भारत की तरफ से उन्हें अपनी तरफ से बधाई संदेश भी दिया गया था। तो अब संभवतः आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह यात्रा कितनी कूटनीतिक है, इसके किस तरह के मायने होंगे। संभवतः तुर्की यह समझ पाएगा कि जिस तरह वो पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ हरकत कर रहा है, भारत का बिगाड़ कुछ नहीं पाया, लेकिन भारत का बुरा जरूर बन गया। अब भारत साइप्रस को, क्योंकि उस पे से आर्म एम्बार्गो हट गया है, अपनी तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स जैसे इन्होंने हमें दिए, इन्होंने पाकिस्तान को दिए थे भारत पर चलाने के लिए, भारत इन्हें देगा तुर्की पर चलाने के लिए। भारत इन्हें डिफेंस सिस्टम बेचेगा, भारत इन्हें संभवतः ब्रह्मोस बेचेगा, भारत इन्हें वो सारे हथियार उपलब्ध कराएगा जो तुर्की के ऊपर चलाए जा सके। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आपको यह तरीका कैसा लगा, इसे जरूर बताएं। पाकिस्तान का साथ देने वालों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, इससे भी खतरनाक ट्रीटमेंट होना चाहिए। यह तो बस शुरुआत है, अभी अजरबैजान की बारी है। आने वाले समय में आप जरूर सुनेंगे कि भारत का कोई ना कोई प्रतिनिधि अजरबैजान के विरोधी आर्मेनिया की यात्रा पर गया है। ज्यादा देर इस बीच में नहीं है। बाकी आप इस विषय पर अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी पढ़ने लिखने वालों के लिए बातें बाजार की और अपनी पाठशाला हमारे 2 एप्लीकेशन हैं। बातें बाजार की पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से बने हुए बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं और अपनी पाठशाला पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।